तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज किस वीडियो में हम लोग जो रांची यूनिवर्सिटी का जो 23 जुलाई का आप लोगों का मेजर MJ1 का एग्ज़ाम होने वाला है, सभी का MJ1 का। तो आज किस वीडियो में हम लोग जो जियोग्राफी है, जिनका जियोग्राफी ऑनर्स है, जिनका मेजर पेपर जियोग्राफी है, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 5 मार्क्स का और 15 मार्क्स का जितने भी क्वेश्चन है सभी को लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और यह जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो है वो सेमेस्टर 1 छात्र के लिए है, यानी कि जो 2025-29 सेशन वाले जो हैं उनके लिए यह वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आप लोगों का जो पेपर का नाम है उनका नाम है फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, जो आप लोगों का जो जो कोर्स है उसका नाम क्या है, फिजिकल जियोग्राफी MJ1। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है उसमें 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप लोगों का समय यहाँ पर 3 घंटा दिया रहेगा, 3 घंटा में 75 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, टोटल जो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, लेकिन आप लोगों का जो 25 मार्क्स रहेगा वो 25 मार्क्स आप लोगों का कॉलेज तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो 75 मार्क्स का रहेगा वो 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों को देना है। समय आप लोगों को 3 घंटा दिया रहेगा, 3 घंटा में आप लोगों का 75 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका पैटर्न जानते हैं कि किस प्रकार से आएगा। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो रहेगा। ठीक है, यानी दो सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन यहाँ पर बी रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों का जो 5 ठो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब यानी जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आंसर 1 नंबर में करना है। ठीक है, तो 5 नंबर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, एक एक नंबर। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर आप लोगों का दिया रहेगा वो 5 5 मार्क्स का 2 रहेगा। ठीक है, 5 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा और दोनों को यहाँ पर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जो 5 में क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहेगा, टोटल यहाँ पर 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और एक कंपलसरी क्वेश्चन है, आप लोगों को करना ही करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन में आप लोगों को 4 अटेंड करना है। ठीक है, 2 छोड़ सकते हैं, कोई कोई 2 छोड़ सकते हैं, जिसको आ रहा है आपको अच्छे से उस 4 को आपको बनाना है, बाकी 2 को छोड़ देना है। ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ से 15 मार्क्स मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन बनाएंगे तो एक क्वेश्चन रह जो है, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ गया, हाँ यहाँ पर जो एक क्वेश्चन रहा 15 मार्क्स का रहेगा, तो आप लोगों का जो 4 क्वेश्चन रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो टोटल 75 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों का जो सिलेबस यही सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर पहला जो यूनिट है, यूनिट में ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम अर्थ, यहाँ पर इंटीरियर स्ट्रक्चर रॉक एंड रॉक टाइप अर्थ, यहाँ पर मूवमेंट्स पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग सब पढ़ लीजिएगा और सिलेबस एक बार देख लीजिए। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग सिलेबस से पूरा पढ़िए। मैं आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन जो है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है सभी को मैं अपन यहाँ पर सोल्व करवा दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही सिलेबस आप लोगों का है। टोटल 5 यूनिट आप लोगों को पढ़ना था। शायद कुछ बच्चे पढ़े होंगे और कुछ नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, और जो पढ़े हैं बहुत अच्छा उन लोगों के लिए। तो और आप लोग नहीं पढ़े हैं तो टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों के यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन जो आने लायक है एग्जाम में सबको सब मैं करा दूंगा, बस आप लोगों को यहाँ पर देखते रहना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो सिलेबस है वो हिंदी में मैं दिया हूँ, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है वो यहाँ पर हिंदी देख लीजिए। ठीक है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ है जो है वो पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, और इसका जितना भी मैं नोट बनाया हूँ जियोग्राफी का सभी के समय फ्री में आप लोगों को देने वाला हूँ। बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नोट चाहिए। ठीक है, आप कमेंट करते हैं तो मैं हर एक बच्चा के पास मैं व्हाट्सअप में सेंड कर दूंगा। और यह जो नोट है वो बिल्कुल फ्री है, आप लोग को यहाँ पर 1 रुपये पैसा नहीं लेने वाला हूँ, मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा नोट। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन जो है हिंदी में है, अरे यदि कुछ बच्चे चाहते हैं कि इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट चाहिए तो मैं इसका इंग्लिश में ही आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, बस आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हिंदी के जो 10 क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे पहले मैं 10 जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों का आने की संभावना है उसको मैं यहाँ पर सॉल्व किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की मुख्य परतें कौन सी है, तो भूपट्टी है, मेंटल और क्रोड है। ठीक है, जो 3 जो है ये पृथ्वी की मुख्य 3 परतें हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किससे संबंधित है, तो पृथ्वी के प्लेटों की गति से। ठीक है, पृथ्वी के प्लेटों की गति से प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वो यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भूकंप का उद्गम में केंद्र क्या कहलाता है, तो जो यहाँ से भूकंप निकलता है उसको क्या कहलाते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपक्षय क्या है, तो चट्टानों को अपने स्थान पर टूटना और विघटन, यानी कि जो
चट्टान होता है, चट्टान का टूटना या यहाँ पर हट जाना, विघटन हो जाना, उसको क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे अधिक है वायुमंडल में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेकंड नंबर में कौन सा गैस जो है सबसे अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर कहलाता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। यदि किसी बच्चे को यह जो है नोट इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी सेंड कर दूंगा, बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इंग्लिश इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि काफ़ी जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर है? तो तापमान और जो वर्षा के आधार पर यहाँ पर कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो तापमान और वर्षा के आधार पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ज्वार भट्टा मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होता है? तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, जो चंद्रमा और सूर्य होते हैं उनके जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि समुद्री जल की लवणता किस में पाई जाती है? तो प्रति 1000% में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि एल नीनो किस महासागर से संबंधित है? तो एल नीनो जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है, तो गाइज आप लोगों का जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो काफ़ी वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को और भी चाहिए 1 नंबर का क्वेश्चन तो मैं और भी बनाकर आप लोगों को सेंड कर दूंगा, बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को अगर किसी अन्य विषय में चाहिए उसको भी मैं बना दूंगा। आप चाहते हैं हिस्ट्री या पॉलिटीज, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिंदी, जितना भी है। और एक बात और यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट तैयारी कराऊंगा मैं, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, सेक हो, आईकेएस हो, एमडीसी, एईसी, जितना भी आपका सब्जेक्ट है सबका सब मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ पर 5 में दिया हूँ, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपक्षय और अपरदन में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वायुमंडलीय दाब और पवनों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समुद्री लवणता की वितरण एवं उसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सभी का मैं यहाँ पर आंसर बना दिया हूँ नीचे, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 8 में वीवीआई क्वेश्चन जो छांट के मैं आप लोगों को दिया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए, विभिन्न परतों की विशेषताओं को समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति में इसका भूमिका बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपक्षय, अपरदन और सामूहिक संचलन यानी कि मास वास्टिंग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि नदियों, पवनों और हिमनदों द्वारा किए जाने वाले अपरदन एवं निक्षेपण कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वायुमंडल की संरचना एवं संगठन का वर्णन करते हुए पृथ्वी की ऊष्मा बजट की व्याख्या कीजिए। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि वायुमंडलीय दाब, पवनों तथा वायुमंडलीय परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोपेन एवं थारनाथवेट के जलवायु वर्गीकरण का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि महासागरीय जल की तरंगों, धरावों, ज्वार भट्टा और लवणता का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का और 8 मार्क्स का क्वेश्चन देख लिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, जो मैं आप लोगों को 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन दिखाया था उसका यहाँ पर आंसर है। पहला क्वेश्चन था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी के अंदर मुख्य जो 3 परतें पाई जाती हैं, और यह जो नोट है वो बिल्कुल भी आसान भाषा में है, यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समझते चलिएगा। ठीक है, तो पहला जो है भूपट्टी है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत है। हम इस परत पर रहते हैं, यानी कि जो भूपट्टी होता है वो पृथ्वी की जो सबसे ऊपर लपट्टी रहता है जिस पर हम लोग रहते हैं उसको भूपट्टी कहा जाता है, और यह सबसे पतली परत होता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो परत होता है वो उसको होता है मैंटल। ठीक कहते हैं, मैंटल कहते हैं। यह भूपट्टी के नीचे स्थित मोटा परत, इसमें गर्म और अर्ध पिघली हुई चट्टानें पाई जाती है। यानी कि जो भूपट्टी होता है, भूपट्टी से जो मान लीजिए पर पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में पर 3 लेयर पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? भूपट्टी कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मेंटल, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्रोड। ठीक है, ये जो तीसरा लेयर है इसको क्रोड कहते हैं, क्रोड कहते हैं।
ये जो भूपट्टी होता है सबसे ऊपरी परत होता है, और ये जिसमें हम लोग रहते हैं, और ये सबसे पतला होता है, ठीक है। और जो मेंटल होता है वो मेंटल भूपट्टी से नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये नीचे है भूपट्टी से, और यह मोटा परत होता है, और इसमें गर्म जो आधा पिघला हुआ चट्टान होता है वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। और जो क्रूड होता है, कोर, जिसको इंग्लिश में कोर कहते हैं, यह पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग होता है। यह बहुत अधिक तापमान और दबाव पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से लोहा और निकेल पाया जाता है, यानी जो तीसरा परत होता है वो सबसे नीचे रहता है, और यह काफ़ी गर्म रहता है। इसमें लोहा और निकेल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। और मैं बता दूं कि जो आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, वो मान लीजिए यहाँ पर कॉपी रहेगा, तो कॉपी में हम लोग कोशिश करना है कि एक पेज इधर लिखना है और एक पेज इधर लिखना है, ठीक है। आप लोगों का जो 2 पेज रहता है कॉपी में, सॉरी एक पन्ना में, तो आप लोगों को एक इधर लिखना है और एक इधर लिखने की कोशिश करना है। यदि नहीं भर रहा है तो आप लोग यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कम से कम 1 पेज और आधा पेज इसको भराना है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो आंसर है वो शॉर्ट में दिया हूँ, समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ, बस आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि जब भी आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, चाहे ना वो 5 मार्क्स का हो या 15 मार्क्स का हो, एक नंबर में नहीं लिखना है। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, उसमें ज़रूर यहाँ पर जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, उसको आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो आप लोगों का नंबर है वो बहुत अच्छा आने वाला आता है। क्योंकि मैं खुद कॉलेज करता हूँ और मुझे काफ़ी यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि जो आप लोग निष्कर्ष यहाँ पर लिखते हैं, जो निष्कर्ष लिखते हैं, उसका एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है गाइज। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका निष्कर्ष जो है वो निष्कर्ष आप लोगों को अपने मन से लिखना है। जो यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे, आंसर से थोड़ा बहुत कॉपी करके यहाँ पर निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस निष्कर्ष लिखा हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः भूपट्टी, मेंटल और क्रोड से बनी होती है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर जो इच्छा है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसी को कॉपी करके वहाँ पर लिखिए। और एक बात और ध्यान दीजिए कि आप लोगों को अब रट्टा नहीं मारना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रट्टा मत मारिए, समझने की कोशिश कीजिए और आप लोग समझ कर ही आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है उसके वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने दिया था। उनके अनुसार आज के सभी महाद्वीप पहले एक ही विशाल भूभाग के रूप में जुड़े थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। यानी कि आज से हजारों लाखों साल पहले जितना भी आज के जो महाद्वीप है वो महाद्वीप सभी में क्या थे, एक जगह जुड़े हुए थे, उसको हम लोग पेंजिया कहते थे, ठीक है। तो जो अल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने यही सिद्धांत दिया था कि जो महाद्वीप था वो पहले पूरा जितना भी भूभाग था सभी एक में जुड़े हुए थे, जिसे हम लोग पेंजिया कहा जाता था, ठीक है। बाद में पेंजिया टूटकर अलग अलग भागों में बट गया। यह भाग धीरे धीरे अलग होते गए और आज के महाद्वीप बन गए। यानी कि जो बड़ा भाग था जिसको पेंजिया कहते थे, वो क्या हुआ, समय के साथ टूटते गया, टूट टूट कर क्या हुआ, अलग अलग भागों में बट गया, और अलग अलग भाग में बटते गए और यहाँ पर महाद्वीप का निर्माण किए। तो जो अल्फ्रेड वेगनर थे वो यही चीज़ कहते हैं कि पहले जो था वो जितना भी भूभाग था, जितना भी महाद्वीप था, वो सभी एक में थे, जिसको पेंजिया कहते थे। और यह समय के साथ क्या हुआ, टूटते गया, जिससे बाद में क्या हुआ, अलग अलग भागों में बट गया और महाद्वीप का निर्माण किए, ठीक है। इस सिद्धांत के प्रमाण क्या है, महाद्वीपों के तट का आपस में मिलना, ठीक है। समान जीवाश्मों का अलग अलग महाद्वीपों में मिलना, चट्टानों में समानता, और अपक्षय और अपर्दन में अंतर बताइए। सॉरी यहाँ पर जो अलग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो इसका प्रमाण दिए थे वो प्रमाण यहाँ पर दिए थे कि जो महाद्वीप के तट का जो आपस में मिलना, जो महाद्वीप के जो तट हैं वो आपस में मिले, ठीक है। दूसरा जो कहे कि जो जो चट्टान है, चट्टानों में समानता, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक चट्टान है, टूट कर एक भाग अलग हो गया, एक भाग अलग हो गया, तो यह जो है इसमें और इसका जो डेटिंग किया गया दोनों समान पाया गया, ठीक है। तो इसी के आधार पर जो अल्फ्रेड वेगनर जो थे, अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने यहाँ पर प्रमाण भी दिया था, यानी कि प्रूफ दिया थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि अपक्षय और अपर्दन में अंतर बताइए। तो अपक्षय चट्टानें अपने स्थान पर ही टूटती है और कमज़ोर होती है, इसमें चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है अपक्षय और अपर्दन में अंतर। तो जो अपक्षय होता है वो चट्टानें अपने स्थान पर ही टूटती है, ठीक है, और कमज़ोर होती है, इसमें चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता है, यानी कि जो चट्टान होता है वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं हो जाते हैं, ये अपने ही स्थान पर टूट जाती है, ठीक है, और यह कमज़ोर होता जाता है धीरे धीरे। और जो अपर्दन है, अपर्दन में चट्टानों और मिट्टी का कटाव होकर उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होता है। यानी कि आप लोग देखते होंगे जो नदी में बाढ़ आता है, तो नदी में बाढ़ में छोटे छोटे जो कण हैं
वो कण टूट कर आते हैं पक्खल से, ठीक है। जो चट्टान होते हैं चट्टान से टूट कर आते हैं, इसी को यहाँ पर अपर्दन कहा गया है। यानी जो अपर्दन होते हैं, जो चट्टान होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पर टूट कर एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि जो बाढ़ का पानी होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ पर पहुँचा देता है, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोगों को यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जितने अपने शब्दों में लिखेंगे उतना ही आप लोगों का अच्छा नंबर आने वाला है, ठीक है। इसका जो अंतर है यहाँ पर मैं छोटा सा अंतर दे दिया हूँ कि जो अपक्षय होता है चट्टानों का अपने स्थान पर टूटता है, और जो अपर्दन होता है चट्टानों और मिट्टियों का कटकर दूसरे स्थान पर जाना। यानी कि आप यहाँ पर एक और अंतर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अपक्षय में कि जो चट्टान होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। तापमान, पानी और हवा अपक्षय करते हैं, नदी, हवा और हिमनद अपर्दन करते हैं। यानी जो तापमान होते हैं, तापमान, पानी और हवा अपक्षय करते हैं, और जो नदी होता है हवा और हिमनद अपर्दन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पर 4 है कि वायुमंडलीय दाब और पवनों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो वायुमंडलीय दाब है और जो पवन यानी कि जो हवा को प्रभावित करते हैं, उनका कारण यहाँ पर व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडल दाब का क्या अर्थ होता है कि वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया दबाव। यानी कि जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर जो दबाव डालते हैं, जो प्रेशर बनाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो तापमान है, ठीक है। दूसरा जो है ऊंचाई है, तीसरा है वायु में नमी, चौथा है पृथ्वी में घूर्णन। ये जो सभी हैं वो वायुमंडलीय दाब का यहाँ पर क्या है, वायुमंडलीय दाब के प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है, पवन उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। दाब में अंतर जितना अधिक होगा पवन की गति उतना ही तेज होगी, ठीक है। जो हवा होता है वो उच्च दाब वाले से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। यानी कि जहाँ पर जो उच्च दाब वाले पवन है वो नीच दाब वाले क्षेत्र पर चलती है, और दाब में अंतर जितना अधिक होगा पवन की गति उतना ही तेज होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समुद्री लवणता का वितरण एवं उससे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, समुद्री जल में घुले हुए लवणों की मात्रा को समुद्री लवणता कहते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35% होता है, ठीक है। जो समुद्री जल में जो लवण खुलते हैं उसको समुद्री लवणता कहते हैं। यानी कि आप लोग देखेंगे समुद्र का पानी जो रहता है वो खारा रहता है, उसी का पर समुद्री लवणता कहा गया है। और समुद्री जल की जो औसत लगभग जो लवणता होती है वो 35% होती है, ठीक है। यहाँ पर है लवणता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण। तो क्या है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो होता है वो लवणता को प्रभावित करती है। वर्षा, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, अधिक जल वाष्प रूप में बह जाएगा तो यहाँ पर अधिक जो खारा है, जो अधिक जो लवण है वो अधिक यहाँ पर जल बच जाएगा, ठीक है। और वर्षा यदि होता है तो वर्षा जब होता है तो मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर नमक, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक तो यहाँ पर कटोरा है, इसमें नमक और पानी घोलकर यहाँ पर रख दिया गया है। यदि इसमें जितना आप पानी की मात्रा बढ़ाएंगे उतना ही प्रभावित होते जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना पानी डालेंगे इसमें उतना ही इसका लवणता कम होते जाएगा, तो यहाँ पर लवणता को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तीसरा जो है, नदियों द्वारा मीठा पानी का आना। यानी कि जो नदी का मीठा पानी होता है वो समुद्र में जाकर मिलता है तो वहाँ पर उसका लवणता कम होता जाता है, ठीक है। चौथा जो है, बर्फ़ का पिघलना। पांचवा है, समुद्री धाराएँ, ठीक है। जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ लवणता अधिक होती है। जहाँ वर्षा और नदियों का पानी अधिक मिलता है वहाँ लवणता कम होती है। यानी कि जब वाष्पीकरण होगा तो जो लवणता है वो अधिक होगा, और जहाँ पर पानी आएगा, नदियों का पानी बर्फ़ पिघल कर आएगा, जहाँ पर वर्षा अधिक होगा वहाँ पर जो लवणता है वो कम पाई जाती है, ठीक है। तो गाइज आप लोगों का जो 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन था उसका आंसर मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, और जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको मैं अगले वीडियो में करूँगा। पार्ट 2 इसका जो मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर पहले एक बार आंसर देख लीजिए आप लोग। मैं इसका आंसर रेडी रखा हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर बना नहीं रहा हूँ, अन्यथा मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बना देता। कई लोग क्या होते हैं कि बोर होने लगते हैं कि वीडियो को देखते देखते, तो मैं यहाँ पर इसका जो है वो पार्ट 2 बना दूंगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो यहाँ पर बीए जो है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जितना भी ईयर है सभी को मैं यहाँ पर अच्छे से तैयारी करवाता हूँ, ठीक है गाइज। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। और यदि इसका जो PDF है वो आप लोग लेना चाहते हैं तो इसका जो है वो बिल्कुल फ्री में मैं दे दूँगा। बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि PDF चाहिए,
मैं आप लोगों को व्हाट्सअप में भेज दूंगा। ठीक है गाइज। और एक बात और यहाँ पर ध्यान दे लीजिए कि जो यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछता है वो यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपके पास समय कम है तो तैयारी करने के लिए यहाँ पर जो प्लेट विवर्तन जो विवर्तनिकी भूकंप और ज्वालामुखी है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नदी, पवन और हिमनद का कार्य, इसको पढ़ लीजिएगा। और वायुमंडलीय एवं उष्मा बजट, कोपेन और थर्नाथवेट, जलवायु वर्गीकरण और महासागरीय धाराएं, ज्वारभाटा और लवणता, यानी कि ये 6 टॉपिक जो है ये VVI काफ़ी VVI है, यहाँ से हर साल जो क्वेश्चन हो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका भी मैं एक वीडियो बना दूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा। यदि आप चाहते हैं इसका PDF मैं भेज दूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।